बच्चों, प्रबंध के कार्य को समझने के बाद आइए अब हम समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल यानी समन्वय। किनके बीच समन्वय होना चाहिए? लोगों के बीच समन्वय होना चाहिए। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में केवल लोगों के बीच समन्वय होने से उस फर्म के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि कोई भी फर्म अलग अलग डिपार्टमेंट से बना हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। मतलब लोगों के साथ साथ यानी वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो क्रियाएं चल रही हैं उनके बीच भी समन्वय का होना ज़रूरी है। ये तो हुआ समन्वय का अर्थ। आइए अब उसकी एक परिभाषा देखते हैं। सर मुने एंड रिले के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। मतलब अगर आप इस परिभाषा को देखें तो इससे स्पष्ट है, जो समन्वय है या कोऑर्डिनेशन है यह एक ग्रुप पे अप्लाई होती है। जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे या बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पे ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अब इस परिभाषा को जानने के बाद आइए अब हम कोऑर्डिनेशन की कुछ विशेषताओं को जानें। समन्वय की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली विशेषता कहती है कि सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। देखिए, किसी फर्म की ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं पाया जा सकता, अर्थात व्यक्तिगत रूप से किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे हम ग्रुप एक्टिविटी के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि सामूहिक प्रयास मतलब सारे लोग मिलजुल कर ही अगर काम करेंगे तभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव किया जा सकता है। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है या समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। अगला बिंदु है समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। देखिए, अगर एकता होगी तभी समन्वय होगा। एक स्थान पर बैठे हुए लोग या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों के बीच समन्वय होना बहुत ज़रूरी है या एकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कार्य की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसका मार्ग साफ होना ज़रूरी है। कहीं भी अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो वहाँ पे वह काम रुक जाता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों के बीच या सिमिलर डिपार्टमेंट के लोगों के बीच समन्वय या कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, इसीलिए जो सेकंड पॉइंट है वह जोर दे रहा है समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित है। तीसरा बिंदु है समन्वय एक निरंतर सतत प्रक्रिया है। देखिए, जिस तरह से एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद फर्म के पास दूसरा प्रोजेक्ट आता है, मतलब काम कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, उसी तरह लोगों के बीच भी कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहना ज़रूरी है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी फर्म का काम ख़त्म तो हो नहीं रहा है, तो क्या एक प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाएगा? नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाएगा तो सेकंड प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा? तो किसी फर्म में काम करने वाले लोगों के बीच या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच, क्योंकि वहाँ अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं, क्रय विक्रय मार्केटिंग फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगला बिंदु कहता है कि समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है। मतलब यह क्या है? यूनिवर्सल है, हर जगह व्याप्त है, हर डिपार्टमेंट में, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में व्याप्त है, इवन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट व्याप्त है, तो यूनिवर्सल है। कहीं भी समन्वय का अभाव होने से वहाँ पर काम बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो समन्वय सर्वव्यापक है। अगला बिंदु है समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। देखिए बच्चों, सिर्फ मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स ही नहीं बल्कि हर लेवल के मैनेजर्स का जो उत्तरदायी है कि वह
कोऑर्डिनेशन बना के रखें। टॉप लेवल मैनेजर्स नीतियाँ बनाने में टॉप लेवल के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होंगे वो अपने काम से रिलेटेड लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे या लोअर लेवल मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और जो लोअर लेवल मैनेजर्स है वो एम्प्लॉयज़, लेबर्स, इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि फर्म में स्मूथ फंक्शनिंग और हैपनिंग एनवायरनमेंट हमेशा बना रहे, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ है या गोल डिसाइड हुआ है या जो उद्देश्य हमने डिसाइड किया या किसी फर्म ने डिसाइड किया है कि उसे पूरा करना है वो आसानी से पूरा हो सके। इसके बाद जो विशेषता आती है वह है समन्वय सोच विचार कर किए जाने वाला कार्य है। देखिए बच्चों, समन्वय के लिए लोगों के बीच में बहुत अच्छे संबंध स्थापित होने चाहिए। तो यह एक सोच विचार कर किया जाने वाला कार्य है क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोनों पक्षों को समझना ज़रूरी है। इसीलिए समन्वय जो है या कोऑर्डिनेशन जो है एक सोच विचार कर किए जाने वाला कार्य है। लोगों के बीच चाहे कोऑर्डिनेशन करना हो या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच कोई कोऑर्डिनेशन करना हो, तो जिन चीज़ों के बीच कोऑर्डिनेशन करना है उसके लिए बहुत अच्छे से सोच विचार कर करना चाहिए। इसके बाद बच्चों, जैसे हमने विशेषताएं समझी, अगर हम उनके तत्वों को समझें तो इन तत्वों को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला तत्व है एकीकरण, दूसरा है संतुलन और तीसरा है समय निर्धारण। एकीकरण क्या कहता है? एकीकरण के अंतर्गत हम यह समझते हैं जो कार्य है उसको माला रूपी हम बांध लेते हैं, उसके हर स्टेप को, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो कार्य डिसाइड होता है या ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है उसमें कौन से डिपार्टमेंट क्या फंक्शन करेगा उसको एक रूप कर लेते हैं या उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं और उस प्रॉपर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। उसको एकीकृत करके हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि उसमें कोई, उसके पूरे होने में कोई समस्या नहीं आई। अब जब एकीकृत किया है तो लोगों का समन्वय होना या लोगों का कोऑर्डिनेट होना करना बहुत ज़रूरी है। तो एकीकरण उसका पहला तत्व है। दूसरा है संतुलन। संतुलन कैसे? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में जो संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लोग हैं, चाहे क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, या डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स हैं उनके बीच जो संतुलन होना है, या सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एक्टिविटी है उनके बीच संतुलन। किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी एक्टिविटी में अगर संतुलन नहीं होगा तो वहाँ कार्य का स्मूथ फंक्शनिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ संतुलन जो है दूसरा तत्व है। तीसरा और अंतिम तत्व है समय निर्धारण। देखिए बच्चों, कोई भी कार्य की पूर्ति फर्म के द्वारा एक लिमिटेड टाइम पीरियड में की जाती है। तो जो समय निर्धारित किया गया है उस कार्य को उसी से निर्धारित समय पर तभी पूरा किया जा सकता है जब लोगों और क्रियाओं के बीच समन्वय हो। तो इस तरह से ये जो तीसरा तत्व है वो समन्वय का तीसरा तत्व है। तो बच्चों, इस तरह से हमने समन्वय के कॉन्सेप्ट, उसकी मीनिंग, उसकी विशेषताएं और उसके तत्वों को समझा। बच्चों, कहा जाता है समन्वय जो है वो प्रबंध का सार है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो समन्वय के 5 तत्व या 5 प्राइमरी फंक्शन या मुख्य कार्य हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन 5 कार्यों के बाद इसे हम 6वां कार्य भी मान सकते हैं, क्योंकि इन कार्यों के साथ साथ समन्वय का होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी कोई फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकेगी या उसको अचीव कर सकेगी। अगर हम समन्वय को इन 5 कार्यों से कोरिलेट करके देखें तो उसको आइए हम डिटेल में समझते हैं। इसे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समन्वय और नियोजन को समझते हैं। देखिए, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन एंड नियोजन मतलब प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग को अगर हम एक साथ समझें तो प्लानिंग फर्म का एक ऑब्जेक्टिव होगा
और लेकिन फर्म में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स में भी अलग अलग हो सकते हैं या हो ही सकते हैं। उन दोनों तरह की ऑब्जेक्टिव्स या उन्हीं सभी ऑब्जेक्टिव्स के बीच समन्वय स्थापित करना ही समन्वय और नियोजन में एक समानता बनाए रखेगा। इसी तरह अगर हम समन्वय और संगठन को समझें तो कार्यों और संसाधनों के बीच और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मतलब हमें जो जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व होने के बाद जो जवाबदारी बनती है, उन दोनों के बीच जो संबंध या समन्वय स्थापित होगा उससे हम समन्वय और संगठन को समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम समझे समन्वय और नियुक्तिकरण, देखिए स्टाफिंग समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। तो जब स्टाफिंग में किस किस के बीच समन्वय होना ज़रूरी है, जो पद है उस पर जो पदाधिकारी बिठाया गया है उसके और उसको जो काम अलॉट किया गया है उसके बीच, उनके बीच, उस पद और उस पर रिलेटेड क्वालिफाइड पर्सन के बीच, इन दोनों के बीच समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम समन्वय और नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग को कोरिलेट कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो समन्वय और निर्देशन यानी समन्वय और निर्देशन के बीच देखें तो अधिकारी और अधीनस्थ और आदेश, निर्देश और सुझाव, इन सब के बीच जो है समन्वय होना चाहिए। निर्देश कैसे करते हैं, निर्देश कैसे करते हैं डायरेक्ट, मतलब हमने जैसे पहले ही बताया था कि निर्देशन में क्या होता है, एक मैनेजर जो होता है अपने अंडर सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को या लेबर्स को बताता है कि ये काम कैसे करना है या उनको ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि ये काम इस तरह से होना है, इतने समय तक होना है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ या इन सभी क्रियाओं के बीच एक समन्वय स्थापित करना, तो इस तरह से हम समन्वय और समन्वय और निर्देशन को समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम आए समन्वय और नियंत्रण को समझें तो इनमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो प्रभावों और वास्तविक प्रगति के मध्य समन्वय स्थापित करना पड़ेगा और दूसरा जो होगा सुधारात्मक कार्यवाही तथा उद्देश्य प्राप्ति के मध्य समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। कुल मिला के कहें तो जो फिगर आप ये सर्कल में देख रहे हैं, प्रबंध के द्वारा अगर हमें किसी कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण करना है तो जो हमारे जो कार्य हैं, प्रबंध के कार्य, उनका पालन करते हुए जो तत्व हैं कौन कौन से, मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, मेथड, इन सभी चीज़ों के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तभी क्या होगा, तभी किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छी तरीके से अचीव हो सकता है। तो बच्चों इस तरह से हमने समन्वय प्रबंध का सार है इस कमेंट को समझा है। बच्चों समन्वय जो है प्रबंध का सार है, इस कथन को अच्छी तरह समझने के बाद अब हम यह समझेंगे क्या प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता होती है। तो हाँ, इसका जवाब है कि प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर समन्वय की बिल्कुल आवश्यकता होती है। अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में देखें तो वह जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ यानी विभिन्न विभागों की क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा वो बाह्य लोगों से भी समन्वय स्थापित करता है ताकि उसके फर्म के उद्देश्य की पूर्ति में किसी भी तरह की बाधाएं उत्पन्न ना हो। और अगर हम मिडिल लेवल मैनेजर की बात करें तो वह वर्किंग एनवायरनमेंट में या फर्म में होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ यानी विभिन्न क्रियाओं के बीच संबंध स्थापित या समन्वय स्थापित करता है और साथ ही साथ जो उसके अंदर या मिडिल लेवल मैनेजर्स के अंडर जो सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। इसी तरीके से अगर हम लोअर लेवल मैनेजर्स को देखें तो वह लेबर्स या उनके अंडर काम करने वाले वर्कर्स के साथ एक अच्छा समन्वय स्थापित करते हैं
उनको इस तरह से अभिप्रेरित करते हैं कि वह अपने मन से, पूरे मन से कार्य करें और एक फर्म के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण योगदान दें। आइए अब हम समन्वय के महत्व को समझते हैं। देखिए बच्चों, समन्वय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से कितना काम बिगड़ता है। अगर हम देखें, हमने कोई इवेंट किया है, अगर उस इवेंट में या उस फंक्शन में लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो वो फंक्शन अपने आप ही खराब हो जाएगा। तो अगर हम इसे छोटा सा उदाहरण माने तो इसको देखते हुए हम उसके महत्व को इस तरह समझते हैं व्यावसायिक रूप से। पहला अगर हम बिंदु देखें तो समन्वय है वो संगठन के आकार पर डिपेंड करता है। अब हम समन्वय अगर हम देखें तो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन का आकार आप जानते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे आकार बढ़ता जा रहा है वहाँ अलग अलग तरह के लोग नियुक्त होते जा रहे हैं जिनका बिलीफ, थिंकिंग यानी सोच समझ, उनके चीज़ों को समझने का तरीका बहुत अलग है। इन सभी लोगों के बीच एक समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक डिपार्टमेंट नहीं होता, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उस प्रत्येक अलग डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोगों का, तो वहाँ लोग भी अलग अलग हुए। तो जिनकी जब इतने बड़े मॉब ऑफ पीपल को लेके चल रहे हैं, जिनमें अलग बिलीफ है, जिनकी अलग थिंकिंग है, जिनका अलग जीने का तरीका है, जिनके अलग थॉट्स हैं, इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूर्ण हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संगठन का जो आकार है वो बहुत डिपेंड करता है। संगठन के आकार चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन संगठन के आकार में जो लोग होते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगला बिंदु देखें तो कार्यात्मक विभेदीकरण जिस पद पर जो अधिकारी उपयुक्त है या क्वालिफाइड है उनको ही नियुक्त करना। ऐसी नियुक्ति की प्रक्रिया चलाई जाती है जिससे कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। लेबर लेवल पे लेबर लेवल का काम होगा, लोअर लेवल मैनेजर्स को लोअर लेवल मैनेजर्स का काम दिया जाएगा, अपर लेवल पे अलग और टॉप लेवल पे अलग। इस तरह से कार्य का विभेदीकरण किया जाएगा और उन सभी की एक्टिविटीज़ यानी क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित होगा जिससे कि किसी भी एक फर्म का उद्देश्य पूरा होगा। इसके बाद अगर हम उसके चौथे महत्व को समझें, तीसरे महत्व को समझें तो वो है विशिष्टीकरण। जैसे कि आप जानते हैं विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में स्पेशलाइज्ड होता है, वह अपने विशिष्टीकरण के कारण अन्य कार्यों को महत्व नहीं देता। इस स्थिति में परिस्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि जो मुख्य उद्देश्य है फर्म का वो पूरी तरह अच्छी तरह पूरा होने में असंभव हो जाता है। इस स्थिति को रोकने के लिए या इस स्थिति से बचने के लिए समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को उनकी विशिष्टता के अनुसार काम सौंपा जाएगा, लेकिन उनकी विशिष्टता को जो फर्म है उसके उद्देश्य से बढ़कर नहीं माना जाएगा। उनके बीच इस तरह से समन्वय स्थापित किया जाएगा कि फर्म का उद्देश्य पूरा हो सके। इसके बाद अगर हम अगला बिंदु देखें तो विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता। देखिए, कोई भी फर्म की जो एक्टिविटीज़ होती है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। तो जैसे हम देखते हैं कि घर पर ही हम फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो हमारे बीच भी कोऑर्डिनेशन होता है। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अगर हमें फैमिली चलानी है तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। उसी तरह अगर फर्म में सस्टेन करना है या फर्म में रहना है या फर्म के ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह प्राप्त करना है, 100% अचीव करना है, तो उन एक्टिविटीज़ या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच जो है समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अंतिम बिंदु आता है उच्च कर्मचारी मनोबल।
जैसे कि जानते हैं आप कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग रहते हैं, उनका मनोबल हमेशा उच्च होना ज़रूरी है। उच्च होने से क्या होगा, उनके मन का जो बैर होगा, ईर्ष्या होगी, एक दूसरे से नफ़रत की भावना होगी, ये सब भावनाएं मिट जाएंगी, उनमें समन्वय की भावना निर्मित होगी और वह संतुष्ट महसूस करते हुए केवल एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अर्थात फर्म के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आपने समन्वय को समझा। आइए अब हम समन्वय और सहकारिता, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को समझते हैं। कोऑर्डिनेशन में जैसे आपने क्या समझा कि लोगों के बीच समन्वय या तालमेल होना चाहिए, और कोऑपरेशन मतलब किसी काम में किसी व्यक्ति की मदद करना। जब लोगों के बीच समन्वय होगा तभी वह एक दूसरे के काम में एक दूसरे की मदद करेंगे, और जब ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उन सभी लोग जो उस फर्म में काम कर रहे हैं उनका एकमात्र उद्देश्य केवल क्या होता है, फर्म के डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव या गोल को प्राप्त करना होता है। आइए अब हम इन दोनों के बीच अंतर को समझते हैं। समन्वय और सहकारिता में अंतर। अंतर का आधार पहला लेते हैं अर्थ। समन्वय का अर्थ जैसे बच्चों आप जानते हैं कि समन्वय से आशय एक संगठन की विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य व सुव्यवस्था स्थापित करने से है। उसी तरीके से सहकारिता का अर्थ एक दूसरे की सहायता करने के लिए व्यक्तियों के ऐच्छिक प्रयासों से। अगर हम इसके दूसरे अंतर को देखें तो प्रकृति लेते हैं। इसमें समन्वय की जो प्रकृति है यह प्रबंधक का सचेत और सावधानी पूर्वक किया गया कार्य है, और सहकारिता पद कर्मचारियों के समूह का ऐच्छिक प्रयास है। तीसरा अंतर का आधार अगर संबंध लें तो समन्वय को औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों संबंधों द्वारा प्राप्त किया जाता है। सहकारिता में लें तो सहकारिता अनौपचारिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होता है। चौथा अंतर का आधार आवश्यकता लेते हैं तो समन्वय वहाँ आवश्यक है जहाँ व्यक्तियों का एक समूह समान उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है, और सहकारिता यह व्यक्तियों की मिलकर काम करने की इच्छा से उत्पन्न होता है। अब इनके उद्देश्य के बेसिस पे अगर अंतर को समझें तो समन्वय का उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की कुशलता पूर्वक प्राप्त करना होता है, और सहकारिता का उद्देश्य एक दूसरे की सहायता करना होता है। अब इनके अंतर को हम कार्य क्षेत्र के आधार पर समझें तो समन्वय में सहकारिता शामिल होता है, इसीलिए इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत है, और सहकारिता में इसका कार्य क्षेत्र संकुचित है क्योंकि यह समन्वय का एक भाग है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने समन्वय और सहकारिता के अंतर को समझते हुए प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व को विस्तृत रूप में समझा है।